are starting with Unit 3 of Law and Development, that is Legal Framework for Business Transactions and Economic Development. Okay, this is your Unit 3. So, first of all, we will be talking about economics of contract law. जो हम contract law पढ़ रहे थे उसकी economics क्या है? The economics of contract law investigates how the economic factors influence legal contract implementation. Contract law regulates professional relationships, promoting trade, reducing cost and controlling risk. That means जो इकोनॉमिक्स है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वो क्या करता है इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो क्या करें इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो कैसे इफेक्ट डालते हैं इन्फ्लुएंस डालते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पे जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या रेगुलेट करता है क्या देखता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को देखता है प्रमोट करता है ट्रेड को कॉस्ट को रिड्यूस करता है और रिस्क को कंट्रोल करता है ओके द की कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एफिशिएंसी जो कॉन्सेप्ट है किसका की कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है किसके बारे में इकोनॉमिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में उसमें आता है कॉन्ट्रैक्टिंग एफिशिएंसी की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना एफिशिएंट है जिसको हम पेयर टू एफिशिएंसी भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट सीक to make anyone better off at the cost of another which is also called peer to efficiency जो contract है should not seek to make anyone better off at the cost of another that means or also resource allocation must benefit involved parties compared to incurring cost to be efficient जो प्राइस है वो एफिशिएंट होना चाहिए कॉस्ट जो इंकर हो रहा है वो एफिशिएंट होना चाहिए जितना हमने खर्चा किया उतना हमें उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलना चाहिए दैट इज पेयर टू एफिशिएंसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है द कॉस्ट इंकर्ड व्हेन मेकिंग एंड परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे होते हैं जब हम उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे हमने नेगोशिएशन की ड्राफ्टिंग की लीगल बैटल्स जो मतलब करने पड़ते हैं है ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसमें जो हमारा कॉस्ट लगेगा दैट इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक थ्योरी फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग दीज कॉस्ट और जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो क्या करती है कि ये किसी भी तरीके से क्या हो जाए कम हो जाए जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसके अंदर अपॉर्चुनिटिज्म भी आता है बाय द पार्टी टू अनदर ड्यू टू असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है उसके बाद बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ट्रांजेक्शन कॉस्ट और एफिशिएंसी का इमेजिन अ फार्मर सेलिंग कस्टम ऑर्गेनिक वीट टू अ बेकरी ठीक है बेकरी को वो कस्टम ऑर्गेनिक वीट दे रहा है इफ दे रिलाई ऑन अ वर्बल प्रॉमिस उसने वर्बल प्रॉमिस दिया कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आर्गिंग ओवर प्राइस लेटर वो हाई है इस हाई अ वेल रिटन कॉन्ट्रैक्ट लोअर्स दीज कॉस्ट और अगर जैसे हमने ओरली बोला हाई और लेकिन अगर हम लिख के बाकायदा लिख के हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो हो सकता है कि कॉस्ट को क्या कर दे कम कर दे द कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइस जो सो द फार्मर मेक्स अ फेयर प्रॉफिट ठीक है अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्राइस किया गया तो फार्मर जो है वो एक फेयर सही प्रॉफिट कमा लेगा और बेकरी गेट चीपर वीट और बेकरी को सस्ता वीट मिल जाएगा देन इम्पोर्टिंग इट उसको वो इम्पोर्ट करेगा इससे जो वो फार्मर से ले लेगा इट अचीव्स पेयर टू एफिशिएंसी बोथ विन नो वन लॉसेस ठीक है फार्मर का भी फायदा हो गया और बेकरी का भी फायदा हो गया ठीक है और इसमें और भी चीज़ें आ जाती है कि कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट में से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिस्क की एलोकेशन कैसे करते हैं इंसेंटिव्स मॉरल हैज़ार्ड्स ब्रीचेस हो जाते हैं तो क्या होता है कॉमन कॉमन रेमेडीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस क्या क्या आ जाती है नेक्स्ट इज रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या रोल होता है मार्केट को फंक्शन करने में मार्केट को चलाने में ठीक है रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फंक्शनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एसेंशियल होता है इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ मार्केट के लिए क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर देते हैं बिकॉज दे ऑफर अ स्ट्रक्चर दैट परमिट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए परमिट देता है डायमिनिशेस वोलेटिलिटी एंड लॉसेस कॉन्फिडेंस अमंग द मार्केट प्लेयर they help to establish a stable and enforceable connection, which can be very useful, especially when the exchanges are complex or take a long period of time. The lack of credible contracts affect the functioning of the market, increases risk, and reduces economic trade.
सो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर जो परमिट करता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, वोलेटिलिटी को कम करता है, इंडोर्स करता है, कॉन्फिडेंस देता है अमंग मार्केट प्लेयर्स में वो क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है। कैसे प्रमोट करेगा ट्रेड को, फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट एक्सचेंजेस ऑफ गुड सर्विसेज एंड, और क्या करेगा, लोअर करेगा ट्रांजेक्शन फीस को, क्लियर टर्म्स होंगे हमारे पास, स्पेक्स हमें बताएंगे एक्सचेंज सो दैट दे डोंट हैव अ नेगोशिएटेड रैपिडली, बार बार उनको बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उनको झगड़ा वगड़ा नहीं करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन असिमेट्री रिडक्शन, सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर वन पार्टी नोज मोर देन द अदर, ठीक है, कि अगर इसको ज़्यादा पता है इसको कम पता है तो वो चीज़ें भी क्लियर आउट सॉर्ट ऑफ कर दे। एग्जाम्पल, सेलर्स नो प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स यूज वारंटीज और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर क्लॉज टू फिक्स दिस, कि उन सबको भी पता चल जाएगी क्या क्या है, तो दोनों को इक्वल नॉलेज हो अबाउट दैट, ठीक है। अपॉर्चुनिटिज्म प्रिवेंशन मतलब स्टॉप पार्टीज फ्रॉम अब्यूजिंग मार्केट पोजीशन और बैकिंग आउट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, स्टॉप करता है पार्टी को अब्यूज करने से, फ्रॉम अब्यूजिंग मार्केट पोजीशन, कि तुम गलत फायदा ना उठाओ अपने मार्केट पोजीशन का, या फिर लीगल ऑब्लिगेशन से बैकआउट ना हो जाओ। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक और मार्केट फंक्शनिंग का, दैट इज योर व्हेन बाइंग अ यूज्ड कार। जब आप क्या खरीदते हो, एक यूज्ड कार खरीदते हो बेटा, तो द सेलर नोज इट्स डिफेक्ट, तो बेच रहा होता है उसको तो उसका डिफेक्ट पता है, भाई इसमें ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये खराब है, इसका कलर फेड है, ये, बट द बायर डज नॉट नो, ठीक है। उसको क्या हो गया यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन हमें सिमेट्री हो गई कि सेलर को तो इतना पता है लेकिन बायर को बस इतना पता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सब कुछ चीज़ डिटेल में लिखी होगी अबाउट दैट कार, क्लोजेस फोर्सेस द सेलर टू लीगली गारंटी, इसलिए जो ये क्लॉज था ये फोर्स करेगा किसको, सेलर को, कि वो गारंटी दे लीगली द कार इज इंट डिफेक्टिव, अलाउइंग द मार्केट ट्रांजेक्शन टू बी प्रोसीड सेफली विदाउट फियर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिना ये इसके कि उसको मौका मिल गया सेलर को कि हाँ हम बेच देते हैं, उसको क्या पता लग रहा है, तो नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और उसको पता लगना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट या वेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने चाहिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन असिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, दोनों को इक्वली चीज़ें पता हो। नेक्स्ट इज योर इनकम्प्लीट एंड एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट ना हो, ठीक है, इनकम्प्लीट ना हो, कंप्लीट हो, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ हो अबाउट दैट, ओके। So, contract having a limitation that they cannot anticipate and plan for all eventualities. Obviously, contract जो है उसके अंदर लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है कि वो एंटिसिपेट नहीं कर पाता, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, वो पहले से ही वो कैसे बता देगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे ऐसे थोड़े बहुत, हाँ, जो हमें लगता है कि ये दिक्कत आ सकती है, ये दिक्कत आ सकती है, उसके वो क्लोजेस ऐड कर देगा, लेकिन उसको सब कुछ नहीं पता हो सकता, वो सारी इवेंचुअलिटीज़ को प्लान नहीं कर सकता। दे इनहेरेंटली हैव अ ग्रे एरिया, एम्बिग्विटी का, ठीक है, एम्बिग्विटी का उनके पास एक ग्रे एरिया है। कॉज क्या होएगा, इससे कारण क्या है, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, बिकॉज देयर इज अनसर्टेन इन्वायरमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज तो और ज़्यादा, एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। इसका सोल्यूशन क्या है, बट द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉज इज ऑप्शन सच एज डिफॉल्ट रूल्स हो, गैप फिलिंग क्लोजेज हो, आर रेमेडियल मेजर्स, कि अगर ये होता तो ये नहीं, अगर कोई और दिक्कत आ जाती तो हम ये करेंगे, दैट, ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स विच स्ट्रक्चर रिसोर्सेज, ऐसी अरेंजमेंट जो क्या करती है, स्ट्रक्चर करती है रिसोर्सेज को, रिस्क को, ड्यूटीज़ को, टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ताकि हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ सके, ठीक है। एम्ड टुवर्ड्स ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हमें ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो जितना कम लग सकता है उतना ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा कम लगे, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेट हो, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्क है वो एलोकेट करो सही से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करो सही से दो, सही बंदे को दो, ठीक है। ट्रांसफर करो रिस्क टू अ पार्टी हु कैन बेस्ट कंट्रोल और लेसन द रिस्क, ठीक है। दो है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो रिस्क को सॉल्व कर सकते, तो इसको दो रेदर देन इसको, ठीक है। सो इसलिए क्या, किसको दो, ट्रांसफरिंग द रिस्क टू अ पार्टी हु कैन बेस्ट कंट्रोल और लेसन दैट रिस्क। इंसेंटिव अलाइनमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अलाइन इंसेंटिव्स टू अवॉइड मॉरल हैजार्ड, जो मॉरल हैजार्ड है कि किसी को मतलब गलत ना लगे, मॉरली राइट हो, कोई फील गलत ना करे,
किसी को छोटा महसूस ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट इस हिसाब से होना चाहिए, इंसेंटिव इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि वो अवॉइड कर सके मॉरल हैज़ार्ड को। पेनल्टी क्लोजेस लगाने चाहिए। परफॉर्मेंस बॉन्ड्स इंश्योर ऑब्लिगेशंस आर ओबेड, कि जो आपके ऑब्लिगेशंस है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको ओबे किया गया, उनका पालन किया गया है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्क एलोकेशन का 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ मेट्रो लाइन। ठीक है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि एक मेट्रो लाइन बनाओगे, वो इज एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? क्योंकि पार्टीज कैन नॉट प्रेडिक्ट अ सडन स्पाइक इन द स्टील प्राइसेस, कि स्टील प्राइस में एकदम से 5 साल के अंदर जो है स्पाइक आ गया है 5 ईयर डाउन द लाइन। एन एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या करेगा? हैंडल करेगा इस एलोकेटिंग कंस्ट्रक्शन डिले रिस्क को टू द कॉन्ट्रैक्टर हु मैनेजेस डेली वर्क, जो डेली का काम संभालता है, बट एलोकेट सेवियर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन रिस्क टू द गवर्नमेंट थ्रू एस्केलेशन क्लोजेस। आपको पता है, आपने अगर मतलब AS7 अगर पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जिस कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर एस्केलेशन क्लोजेस होते हैं कि आपकी वो है, कोई भी अगर किसी भी रॉ मटेरियल का एस्केलेट हो जाता है प्राइस, या इतने तक होगा तो उतना भरपाई हो जाएगा, नहीं तो आपको अपने पैसे से देना पड़ेगा। AS7 में है वो। ठीक है, वैसे इसका कोई वो नहीं है, बस इसमें आई बात तो आई जस्ट बट एलोकेट सेवियर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन रिस्क टू द गवर्नमेंट थ्रू एस्केलेशन क्लॉज। ओके, उसके बाद है डैमेजेस मेजर्स एंड एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। मतलब डैमेज मेजर्स का मतलब क्या है? पेमेंट ग्रांटेड टू एन इंजर्ड पार्टी। जो इंजर्ड है, इंजर्ड मतलब उसको चोट लग गई, वो नहीं, मतलब किसी और तरीके से कुछ वायलेट हो गए, जिसको जो नुकसान वो कर रहा है, बियर अप कर रहा है, तो वो डैमेज होता है। ठीक है, डैमेज मेजर का मतलब क्या? पेमेंट देना किसको? इंजर्ड पार्टी को, या जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको दिक्कत आ गई, उसको इंजर्ड पार्टी कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के वायलेट होने की वजह से जो इंजर्ड पार्टी है, उसको पेमेंट ग्रांट करना। दे डिटरमाइन हाउ एफिशिएंटली ऑब्लिगेशंस आर परफॉर्म, और यही डिटरमाइन करते हैं कितनी अच्छी तरीके से, कितनी एफिशिएंटली ऑब्लिगेशन को परफॉर्म किया गया है। टाइप ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस के टाइप से रखे हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन डैमेज। अभी रिसेंटली ही इसी साल ये वाला क्वेश्चन भी आया था एग्जाम की, कौन कौन से टाइप्स के डैमेजेस होते हैं, उनकी एफिशिएंसी प्रॉपर्टी बताओ। सो यू कैन थिंक ऑफ कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ डैमेजेस में क्या? एक्सपेक्टेशन डैमेजेस, रिलायंस डैमेजेस, रेस्टिट्यूशन डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी था जिसके अंदर आपको बहुत सारे डैमेजेस दे रखे थे, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच डैमेज इज दिस, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन डैमेजेस aims at placing the party the position they would have been in the head had the performance been in accordance with the agreement। मतलब अगर जो परफॉर्मेंस है वो एग्रीमेंट के हिसाब से होता। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस किसके अकॉर्डिंग होता है? एग्रीमेंट के हिसाब से, तो पार्टी की क्या पोजीशन होती? दैट इज योर एक्सपेक्टेशन डैमेजेस। एनकरेज करता है एफिशिएंट ब्रीच को। अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ब्रीच इफ दे कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम द ब्रीच। पार्टी वो ब्रीच को क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कैन ब्रीच, ब्रीच कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर वो फिर भी बेनिफिट कर रही है किससे? ब्रीच से। इनसफिशिएंटली रीकूप द अदर पार्टी, और उसको रीकूप भी कर रही है, रीपे भी कर रही है। ठीक है, रिलायंस डैमेजेस क्या होते हैं? अवॉर्डेड फॉर द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड बिकॉज दे बिलीव द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी फुलफिल्ड। ऐसे अवार्ड मतलब ऐसा पैसे को देना वापस, किसको देना? एक्सपेंसेस को और लॉसेस को जो इनकर किए गए, क्योंकि ये माना गया था कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में था। कॉन्ट्रैक्ट के अबॉयलेट होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से पहले जो खर्चे हुए गए, जो खर्चे वो क्यों किए गए होंगे? ताकि उनको लग रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनको कहते हैं रिलायंस डैमेजेस। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक एक्शंस इन फेस ऑफ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्टिट्यूशन डैमेजेस मतलब अंडर दिस द नॉन ब्रोचिंग पार्टी, जिसने ब्रीच नहीं की, non-breaching party takes back the profit made by the other contracting party, so there is no unjust enrichment। unjust enrichment ना हो, unjustification ना रहे, इक्वालिटी रहे, इक्विटी रहे। किस चीज़ के लिए? जो भी नॉन ब्रीच्ड पार्टी है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उससे वो उसका प्रॉफिट ले लेगी। ठीक है, uploads equity savers to eliminate unjust enrichment and increase confidence। confidence increase करता है in contractual relationship। liquidated damages, liquidated damages कौन से थे? lump sum determined by the contract कि भाई अगर breach हुआ तो तुम्हें इतना देना पड़ेगा, subject to the agreement
ऑफ द पार्टीज इंटेंडेड द पेमेंट इन द केस ऑफ ब्रीच, क्योंकि साफ साफ लिख देते हैं कि अगर एक पार्टी ने ब्रीच तोड़ा, मतलब ब्रीच किया एग्रीमेंट, तो उसको इतने की पेनल्टी है, बी ने तोड़ा उसको इतने की, या कोई भी मतलब अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसको कहते हैं लिक्विडिटी डैमेजेस रिड्यूसेस रिस्क एंड गारंटीज रिलायबिलिटी, रिलायबल रहता है इससे। वेयर लीगल सिस्टम में भी स्लगिश और एक्सपेंसिव, जो अगर आप लीगली करोगे, केसेस वगैरह करोगे, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है rather देन खुद ही सॉल्व कर दो। ओके, नेक्स्ट इज योर एग्जाम फोकस केस स्टडी हो रहा है एफिशिएंट ब्रीच, की सही से एफिशिएंट तरीके से ब्रीच हो रहा है नहीं हो रहा, केस सिनेरियो क्या है फिर उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टेक कॉप साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो टेक कॉप है इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया सेल करने के लिए सर्वर्स टू अल्फा लिमिटेड 10 लाख के लिए। द सर्वर्स कॉस्ट टेक कोप 7 लाख का, इन प्रॉफिट कितने का होगा, 3 लाख का हो गया। बिफोर डिलीवरी जो बीटा इंक है एंड अर्जेंटली ऑफर्स टेक को 15 लाख फॉर द एग्जैक्ट सेम सर्वर। अब जो टेक को ब्रीचेस इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा लिमिटेड एंड सेल्स टू बीटा लिमिटेड, क्योंकि उधर क्या हो रहा है उसको, देखो उसने बोला 10 लाख का बेचूंगा, ठीक है, उसको 7 लाख का पड़ा तो उसको 3 लाख का फायदा हो रहा था, लेकिन अपने उसने अब वो नहीं माना, उसने क्या किया, टेक को अपने 15 लाख का उसको सेम सर्वर में मिल रहा था, यानी कि वो 15 का बेच रहा था, 7 का तो उसका लगा ही था, तो यानी अब उसको कितने का फायदा हो रहा है, 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितने का हो रहा है, 8 का, अब डिफरेंस कितना है, 5, यानी उसको 5 लाख का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब देखो हो तो रहा है, अब इससे एनालाइज क्या करेंगे, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स एन एफिशिएंट ब्रीच। क्यों, क्योंकि 5 लाख का उसको फायदा हो रहा है। अंडर द एक्सपेक्टेशन डैमेजेस टेक ग्रुप में पे अल्फा लिमिटेड द डिफरेंस टू मेक देम whole. Example, if Alpha Limited has to buy the replacement servers for 12 लाख, टेक को pays 2 लाख in damages, उसको 2 लाख का वो डैमेज दे देगा। टेक कॉप स्टिल मेक्स अ हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट, 15 माइनस 7 माइनस 2 लाख डैमेजेस के इज इक्वल टू 6 लाख का प्रॉफिट। Beta Inc gets urgent servers and Alpha Limited is fully compensated, resources move to their most valued use। ठीक है, सबका किसी का भी नुकसान नहीं होता, दैट इज योर एफिशिएंट ब्रीच। अगर मैं आपको उसको फिर से एक बारी अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको वापस से बताऊँ। देखो बेटा, इसमें ये कह रहा है कि इसने 10 लाख का किया कि उसको 10 लाख में देगा, लेकिन और उसको कितने का पड़ा, 7 का, तो उसको 3 लाख का सीधा सीधा फायदा हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उसने ब्रीच किया और उसने बीटा लिमिटेड को दिया, बीटा लिमिटेड को दिया कितने में, 15 में। ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही थी, 7। अब ये एक और चीज़ कह रहा है कि अगर अल्फा लिमिटेड ने इससे कितने का ले रहे थे, 10 लाख का, लेकिन अब इससे नहीं लिया, इसने दूसरे से लिया ना, तो उसको 12 लाख का मिला, तो इसका तो 2 लाख का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 2 लाख का नुकसान हो रहा है ना, ये कौन देगा, ये कौन, टेक कॉप। तो इसलिए -2 कि इसको 2 लाख का डैमेजेस भी पे करने पड़ रहे हैं, 2 लाख जो उसने एक्स्ट्रा पे किए इसको पे करने पड़े, क्योंकि इसने डैमेजेस किया, इसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो यानी 15 उसको प्रॉफिट हो रहा था, 7 की कॉस्ट थी, और 2 क्या, 2 चीज़, 2 इसने माइनस किए डैमेजेस किए, तो अब इसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 15 माइनस 7 माइनस 2, वो कर लो, कितने हो रहे हैं, 6 लैक्स बन रहे हैं। ठीक है, okay, that is next case study, case studies of reliance versus restitution. A developing nations hire a foreign firm to map its mineral resources, paying an advance of 50 lakh, 50 लाख एडवांस दिया। फर्म डज एब्सोल्युटली नथिंग, फर्म ने कुछ भी नहीं किया, अबैंडन द प्रोजेक्ट का अबैंडन छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। द नेशन हैड आल्सो स्पेंड 10 लाख क्लियरिंग रोड्स फॉर द फर्म ट्रक, और खर्चा कितने का हो गया, 10 लाख का हो गया। अब नेशन का रेस्टिट्यूशन डैमेज कितने का होगा, 50 लाख का। ठीक है, टू टेक बैक द अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट, क्योंकि रेस्टिट्यूशन डैमेज यानी कि एडवांस में जो उसने पहले से ही उसको पे किया, दैट इज द रेस्टिट्यूशन। और रिलायंस जो रिलाई करके उन्होंने खर्चा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज योर 10 लाख, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसलिए हमें क्लियर करवाने पड़ेंगे रोड, तो उसके लिए 10 लाख का होगा, दैट इज योर 10 लाख टू कवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलायंस ऑन द फर्म्स प्रॉफिट्स। दिस सक्सेसफुली restores the nation to its pre-contract financial state. Okay, next exam questions. Explain the concept of transaction cost. Transaction cost क्या होती है in the contract law? Why do the efficient contract seeks to minimize them? और अगर efficient contract होगा तो वो क्यों चाहेगा कि वो minimize हो, वो कौन transaction cost क्यों minimize हो? Transaction cost क्या होती है? Expenses incurred when making and performing contract.
जब हम कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं, जैसे कि नेगोशिएटिंग, ड्राफ्टिंग, इवन लीगल बैटल्स। एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू मिनिमाइज, अगर एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट होगा हम उसको तभी कहेंगे अगर वो मिनिमाइज करेगा इन कॉस्ट को, क्योंकि हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट बैरियर की तरह काम करता है ट्रेड में। बाय क्लियरिंग डिफाइनिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अब सही से सबको राइट्स बता दो, उनके ऑब्लिगेशंस बता दो, लो करो अनसर्टेनिटी को कि अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो सब कम करो। वेल ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट, अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट बना होगा वो रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को, एनहांस करेगा मार्केट एफिशिएंसी को और इंश्योर करेगा रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑप्टिमली। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेक्टेशन और रिलायंस डैमेजेस, अभी भी देखा वापस से करेंगे। एक्सपेक्टेशन डैमेजेस कौन से होते हैं? एम टू प्लेस द इंजर्ड पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी है इन द फाइनेंशियल पोजीशन दे वुड हैव बीन इन द हैड द परफॉर्म, मतलब अगर वो परफॉर्मेंस हुई होती, वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई होती, तो वो कौन सी जगह पे होते, वहीं पे उनको वापस से ले जाओ। इट इनकरेज एफिशिएंट ब्रीच, के बीच तो कम से कम ढंग से हुआ है, दैट इज ए एक्सपेक्टेशन कि वो कहाँ पर होते। रिलायंस डैमेजेस क्या होते हैं कि उन्होंने रिलाई किया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता तो इसलिए हमने ये एक्सपेंस किया क्योंकि हमें था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अब नहीं हुआ, तो दैट इज रिलायंस डैमेज। एम टू रीइंबर्स द इंजर्ड पार्टी for the expenses and losses incurred because they relied on the contract, on the contract पे भरोसा करके वो expenses किए, placing them in the position they were before the contract was legally executed, उनको वहीं पे छोड़ना जहाँ पे वो पहले थे कॉन्ट्रैक्ट होने से। Why are long term contracts inherently incomplete? जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे 10 साल के, वो इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? हाउ द रिस्क इज एलोकेटेड, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि जो पार्टीज सिंपली कैन नॉट एंटिसिपेट, वो पार्टी जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर पाती। क्या एंटिसिपेट नहीं कर पाती? इवेंचुअलिटीज, और प्लान नहीं कर पाती इवेंचुअलिटीज के बारे में कि ये होगा वो होगा, या फ्यूचर कॉम्प्लेक्सिटीज कि हमें ये दिक्कत आ सकती है वो दिक्कत आ सकती है। तो इसको हैंडल करने के लिए रिस्क को एलोकेट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द पार्टी हु कैन बेस्ट कंट्रोल लेसन दैट रिस्क, की जो ढंग से उस रिस्क को कंट्रोल कर सकता है या कम कर सकता है। टूल्स जैसे कि वारंटीज, इंडेमनिटीज एंड इंश्योरेंस प्रोविजंस आर यूज्ड टू अलाइन द इंसेंटिव एंड प्रिवेंट मोरल हैजार्ड, कि मोरल हैजार्ड को हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज देयर एमसीक्यूज। What is the primary purpose of the legal contract? The functioning of the market. To refine ownership of the asset, मतलब क्या है इसका कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट में? ऑनरशिप ऑफ द एसेट को बताने के लिए, नो टू कंट्रोल द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन पब्लिक प्राइवेट मार्केट, नो टू इंश्योर कोऑपरेशन रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टू रेगुलेट सप्लाई एंड डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगे। In the context of contract law, what does transaction cost refers to? अभी हमने पढ़ा expenses involved in making an economic exchange such as negotiating and enforcing contract. Next, which of the following is the key characteristics of the incomplete contract? Incomplete contract कौन सा होता है? जो सारी possible solution बताए नहीं, signed by only one party, no, it allows unlimited negotiation नहीं, क्यों? Provisions for a certain future events due to uncertainty और complexity की वजह से जो हम नहीं कर पाते, that is the incomplete contract. Next, which of the following best describes the role of a contract in the market economy? ठीक है, वो गारंटी करते हैं प्रॉफिट को, मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, एलोकेट करते हैं रिस्क पार्टीज एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन, दैट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ मार्केट इकोनॉमी। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्केट एफिशिएंसी क्या है? इंक्रीज करता है, इनएफिशिएंसी नहीं। ओनली बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं, नो इफेक्ट ऑन मार्केट एफिशिएंसी नहीं, इट इफेक्ट, तो इंश्योर करता है मार्केट एफिशिएंसी को बाय रिड्यूसिंग द डिस्प्यूट्स कम हो और इन्फोर्समेंट कॉस्ट हमारी जो है वो भी कम लगे। दैट्स इट, थैंक यू।